नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो गोल्ड लोन के बारे में है। गोल्ड लोन का स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के प्रोसेस में किन किन बातों का मेनली आपको ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को आपको गोल्ड लोन एग्जीक्यूटिव से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें आपको पूरे गोल्ड लोन के टेन्योर के दौरान आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले चूज़ करेंगे कि हम किस कंपनी से लेना चाहते हैं। हम एनबीएफसी के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर हम बैंक के साथ में जाना चाहते हैं। दोनों में मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। देखिए, गोल्ड लोन हमें जब रिक्वायरमेंट होती है तो हमें अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम पे हम नहीं सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या प्रोसेसिंग फ़ीस का ध्यान रखना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। बस हम हमारे को इतनी अर्जेंसी होती है कि हम सीधा नज़दीकी किसी भी गोल्ड लोन कंपनी के पास चले जाते हैं जो सबसे पास होती है, और वहाँ पर अपना गोल्ड दे करके पैसा ले आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये गोल्ड दे रहे हैं, जैसे ही हम अपना फंडिंग का काम हमारा पूरा हो जाएगा हम इस गोल्ड को रिलीज़ करा लेंगे। ये हमारे दिमाग में होता है। लेकिन फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में उस टाइम पे कुछ दिमाग में नहीं होता है, जो भी नीडी पर्सन होता है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लें कि हमारा जो सोर्सिंग इनकम है वो क्या है। हम सैलरीड हैं या फिर हम बिजनेसमैन हैं। अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हमारी जो बिज़नेस इनकम है वो वन शॉट में आती है, या एक पर्टिकुलर एक अमाउंट है जो हमें हर मंथ ऑन मंथ मिलता रहता है उस बिज़नेस से। और सैलरीड हैं तो हम उस सैलरीड में से कितना अमाउंट निकाल सकते हैं एज आ इंटरेस्ट और एज आ प्रिंसिपल। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। तो पहले बात कर लेते हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है ईएमआई ऑप्शन, जो आपको कोई एनबीएफसी नहीं देती है। जब भी कोई किसी को रिक्वायरमेंट होती है वो सीधा नज़दीक किसी भी ब्रांच में जाता है। मुथूट, मन्नापुरम, आईएफएल, जो भी ब्रांच होती है उन ब्रांचेस में वो जाता है और सीधा गोल्ड लोन लेकर के आ जाता है। वो कुछ नहीं चेक करता कि मेरा गोल्ड के साथ में क्या हो रहा है, क्या उन्होंने मेरी गोल्ड का कैरेट लगाया है, क्या उन्होंने पर ग्राम रेट दिया है, एज़ पर आरबीआई क्या पर ग्राम रेट चल रहा है फंडिंग के लिए, और कितना फंडिंग, कितने परसेंट फंडिंग एनबीएफसी को और बैंक को करना है। तो वो कुछ चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं ध्यान देते हैं। जो बहुत थोड़े एजुकेटेड हैं वो इस चीज़ों को ध्यान रख लेते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हमें, अगर हम ईएमआई ऑप्शन चाहते हैं तो ईएमआई ऑप्शन के लिए हमें जाना है बैंक के पास में। बैंक आपको आपके लोन अमाउंट, लेट सपोज बैंक ने आपको 5 लाख का लोन दिया और आपने गोल्ड ज्वेलरी वहाँ पे रखी है, तो आप बैंक आपका एक ईएमआई बना देगा जिसके अंदर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों का अमाउंट होता है, और वो एक टेन्योर सेट कर देता है कि 3 साल का आपका टेन्योर है। 3 साल के टेन्योर में आपको मंथ ऑन मंथ इतना देना है और 3 साल बाद आपकी ज्वेलरी रिलीज़ हो जाएगी। वो एक बेस्ट ऑप्शन रहता है सैलरीड पर्सन के लिए। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है कि क्या है कि मैं, मेरा अभी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा पेंडिंग है या मुझे इंटरेस्ट पे करना है। तो आपका ईएमआई अकाउंट से आपको बस अकाउंट में फंडिंग रखना होता है और आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम दूसरे एनबीएफसीज को देखें जो ईएमआई ऑप्शन नहीं देती हैं, उनका ईएमआई ऑप्शन ना देने का जो कारण होता है वो ये होता है कि वो आपका जो ड्यू डेट है वो ऑल द टाइम चेंज करते हैं। या तो आप अपनी ड्यू डेट बिल्कुल याद रखें कि आपकी ड्यू डेट 30 तारीख है, तो आप 30 तारीख को ही पे करें। 30 तारीख को कोई प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं पे कर पाए, तो आपका इंटरेस्ट रेट जंप हो जाएगा, पेनल्टी लगेगा 100 अलग। और अगर 30 तारीख से पहले आपने पे कर दिया, 29 को पे कर दिया, 27 को पे कर दिया या 28 को पे कर दिया, तो आपका जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट मंथ के लिए चेंज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट मंथ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं पे लिखना पड़ेगा कि मेरी ड्यू डेट ये है, क्योंकि उसमें जो पेनल्टी और जो इंटरेस्ट रेट जो जंप करता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो हम अभी, अगर हमने एक चीज़ डिसाइड कर ली, अगर हमें गोल्ड लोन लेना है, अगर ईएमआई लेनी है तो हम जाएंगे बैंक के पास में। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पे करना है तो हम जाएंगे एनबीएफसीज लाइक मुथूट, मन्नापुरम, आईआईएफएल, आईएफएल, इस तरह की बहुत सी कंपनीज़ हैं, उनमें हम जा सकते हैं। सेकेंडली, हम गोल्ड लेकर के पहुंच गए, हम लेट सपोज किसी एक कंपनी में पहुंच गए। अब हमें वहाँ पे जाके हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम घर से ही एक लिस्ट बना के लेके जाएं कि हम क्या क्या ज्वेलरी लेके जा रहे हैं। उसकी प्रॉपर एक प्लेन पेपर के ऊपर रख करके या एक जगह पे रख करके सारी ज्वेलरी रख करके आप उसकी फ़ोटो खींचें।
उसके बाद एक एक ज्वेलरी को काउंट करके लिखें कि क्या कितनी है, रिंग कितनी है, आपकी नेकलेस कितना है, चेन कितना है, इस तरीके से जो भी आपकी ज्वेलरी है, ताकि आप अगर जा रहे हैं तो कंपनी के कंपनी कोई बुरी नहीं होती, अगर कंपनी में जो काम करने वाले होते हैं वही कंपनी को बढ़ाते हैं, वही कंपनी को गिराते हैं। तो आपको नहीं पता कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं उनका वो किस नेचर के हैं, क्या है, तो आप अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले रखिए। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि कंपनी के ऊपर कैसे चाहिए, यार कंपनी भी तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही ना। आप कंपनी में जब गोल्ड गोल्ड लेके जा रहे हैं तो वो चेक करेंगे, वो काउंट करेंगे, वेट करेंगे, कैरेट चेक करेंगे, तो आपको भी उस टाइम पे ट्रस्ट नहीं करना है, आपको अपनी सिक्योरिटीज़, अपनी सेफ्टी पहले रखनी है। तो जब हम गोल्ड लेके चले गए, हमने सबसे पहले उसको बता दिया कि मेरी ये ज्वेलरी है, इतनी ज्वेलरी है, आप काउंट कीजिए। उसके बाद वो सारी ज्वेलरी का वेट करेंगे। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिंगल सिंगल ज्वेलरी का वेट करवाएं हमेशा। आप एक ज्वेलरी का वेट कराएं, उसके बाद उसका वेट लिखें, फिर दूसरी ज्वेलरी का वेट करें, उसके बाद उसका वेट लिखें। इसी तरह से आपकी जितनी ज्वेलरीज हैं, आपकी अगर 50 ज्वेलरी भी है ना, तो 50 की 50 को आप एक साथ मत रखें। आप सोचेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। आप एक एक ज्वेलरी का वेट करें, एक एक ज्वेलरी का वेट करने के बाद में आप उसको लिखते रहें। उसके बाद वो कैरेट चेक करेंगे। कैरेट चेक करते टाइम वो कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि आपकी 22 कैरेट की ज्वेलरी को 20 कैरेट में कंसीडर करती हैं या 21 कैरेट में कंसीडर करती हैं। तो वहाँ पर आप अपनी, अगर आपके पास ज्वेलरी का बिल है, तो जिस भी ज्वेलरी का आपके पास बिल है वो बिल साथ लेके जाएं कि मेरी ज्वेलरी मैंने इस कैरेट में ख़रीदी है और इस रेप्यूटेड शॉप से ख़रीदी है, उसके पास लाइसेंस है, मेरी ज्वेलरी हॉलमार्क है। तो वहाँ पर आप उनको दिखा सकते हैं कि जिस ज्वेलरी को आप 20-21 कैरेट में कंसीडर कर रहे हैं वो एक्चुअल में 22 कैरेट की है, मेरे पास उसका बिल है। तो वहाँ पर आपके गोल्ड की जो वैल्यू बनेगी वो बहुत ज़्यादा बनेगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गोल्ड के वेट को लेकर के और गोल्ड की चेकिंग को लेकर के। कुछ कंपनियाँ गोल्ड को कई बार बहुत ज़्यादा घिसती हैं स्टोन के ऊपर। ब्लैक स्टोन होता है, ब्लैक स्टोन के ऊपर वो इतना ज़्यादा 2-2 3-3 बार, चार कई कई जगह से घिसेंगे। तो आपको वो भी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास उस ज्वेलरी का बिल होगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा नहीं घिसेंगे, उसको वो एक माइनर सा ही चेक करेंगे और वो गोल्ड आपका उसके ऊपर लोन हो जाएगा। अगर आपके पास बिल नहीं होता है तो उस केस में वो बहुत ज़्यादा उस ज्वेलरी को घिसते हैं, जिससे ज्वेलरी ख़राब होने का या टूटने का खतरा रहता है। तो यहाँ यहाँ तक अभी हमने अब गोल्ड उनको दे दिया है, अभी वो वैल्यूएशन कर रहे हैं। अब बात आती है पर ग्राम रेट की। आप उनसे बात करें कि पर ग्राम रेट आप क्या लगा रहे हैं। तो जब भी वो पर ग्राम रेट आपको बताएंगे तो आप मार्केट वैल्यू चेक करें, गोल्ड का मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है। लेट सपोज गोल्ड का मार्केट वैल्यू अगर 50,000 पर फॉर 10 ग्राम चल रहा है, तो 5,000 रुपये पर ग्राम का हो गया। तो 5,000 रुपये का आप 75% तक वो फंडिंग करेंगे। कुछ कंपनियां 77 मतलब 75 to 80% करती है, कुछ कंपनियां 75 से भी कम करती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको 75% तक फंडिंग मिले। आप उनसे बात करें गोल्ड की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो वो गोल्ड की वैल्यू बढ़ाते हैं, वो मिनिमम स्टार्टिंग आपको कम से कम से ही शुरू करते हैं। कभी भी जब हम गोल्ड लोन ले रहे होते हैं तो लेट सपोज वैल्यू कम आई, कंपनी ने आपको बताया कि आपके गोल्ड की वैल्यू कम है, और अगर आप इसमें वैल्यू बढ़वाते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये गलती कभी ना करें कि 2 4 5 हज़ार रुपये बढ़ाने के लिए कुछ लोग इतना डेस्परेट होते हैं, उनको फंड्स की इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि वो नहीं सोचते कि अगर वो 1 लाख के लोन पे अगर 1,10,000 लेंगे तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20-30 पैसे बढ़ जाता है, जिससे उनके पूरे जो वैल्यू के ऊपर का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर बहुत फ़र्क आता है। तो आप बात करें कि मुझे कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में चाहिए, उनकी अलग अलग स्कीम्स देखें कि कितना स्कीम्स है, गोल्ड रिलीज़ कराने के टाइम का उनका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करेंगे तो किस तरीके से रहेगा। आपका गोल्ड चेक हो गया, आपकी गोल्ड की वैल्यू बनी उनके अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीज़। अब आपने ईएमआई बनवा लिया, आप ईएमआई बना है तो आपने उनसे बात की कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो वो आपको हमेशा रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं गोल्ड लोन के अंदर, जहाँ पर ईएमआई बनती है। तो आप उनसे बात कीजिए कि 12% है,
13% है, 16% तक लेते हैं। तो आप उनसे बात कीजिए कि ये जितना मिनिमम उनकी स्कीम्स को पढ़िए, आप उनको बोलिए कि आप मुझे अपनी स्कीम्स के बारे में बताइए कि कौन कौन सी आपकी स्कीम्स हैं। कुछ स्कीम्स में ज़्यादा गोल्ड लोन लेने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो आप वो सारी स्कीम्स को स्टडी कीजिए। देखिए, आपका गोल्ड है और आजकल आपको गोल्ड लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी कंपनीज आपके घर पे आती हैं, आपका गोल्ड चेक करेंगी, तो वहाँ पर आपको ना टाइम की बाउंडेशन है, ना ही आपको क्वेश्चन पूछने में कोई हेजिटेशन होगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप अपने घर पे बुलाएं, गोल्ड चेक कराएं अपने सामने, उसके बाद उनके साथ जाएं और देखिए कि कहाँ पर आपका गोल्ड रखा जा रहा है, किस ब्रांच में रखा जा रहा है। हमेशा किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें। यहाँ पर अब पूरा ईएमआई भी बन गया, वैल्यू भी आ गई। अब आप अपना गोल्ड तब तक ना छोड़ें जब तक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र ना हो जाए। वो बोलेंगे सर 1 घंटे में आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, 1.5 घंटे में आ जाएगा, 10 मिनट, बट आपको क्या करना है कि जब तक आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ जाता है, आपको गोल्ड वहाँ पर छोड़कर नहीं निकलना। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो ये हो गया ईएमआई ऑप्शन सैलरीड पर्सन के लिए। अब मैं आ जाता हूँ जिन लोगों को सिंपल इंटरेस्ट लेना है। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग किस एनबीएफसी के पास जा सकते हैं। सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, प्रोसेसिंग फ़ीस का मेनली ध्यान रखना है। बैंक में अगर आप जाते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज होती है, उसके साथ साथ वो गोल्ड वैल्यूएशन के भी चार्जेस लेते हैं। जो वो बाहर से ज्वेलर को बुलाते हैं, वो गोल्ड चेक करेगा और उसके चार्जेस वो आपसे लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, उनको बोलना है कि मैं गोल्ड लोन ले रहा हूँ और मैं ये वैल्यूएशन के चार्जेस पे नहीं करूँगा। तो वो आपके ब्रांच मैनेजर या गोल्ड मैनेजर जो होता है उसके अप्रूवल पे वो वेव ऑफ हो जाते हैं। आप प्रोसेसिंग फ़ीस भी वेव ऑफ करा सकते हैं, आपको उसके लिए बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। बहुत से केसेस में गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस और गोल्ड लोन के वैल्यूएशन चार्जेस वेव ऑफ होते हैं और कंपनियां करती भी हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बात करनी है, आप उनसे डिस्कस करें कि ये मुझे वेव ऑफ चाहिए, तो वो वेव ऑफ होता है। बैंक में आपकी ज्वेलरी बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि बैंक में जो पैकेट सील हो जाता है वो दोबारा सिर्फ ऑक्शन के टाइम पे ही खुलेगा, अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं या आपकी ईएमआई पे नहीं हो रही है। तो बैंक में आपका जो गोल्ड है वो बिल्कुल सेफ़ रहता है। अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपने साथ छोटी छोटी थैलियाँ लेके जाएं, जो नॉर्मली जो आपको फूड स्टॉल पे चटनी वाली जो पॉलीथीन होती हैं सील वाली, वो आपको जो मिल जाती हैं, तो उसमें आप अपनी सिंगल सिंगल ज्वेलरी को रखने के बाद उनके बड़े पैकेट में वो ज्वेलरी डाल दें, तो इससे आपकी ज्वेलरी टूटेगी नहीं। नहीं तो क्या होता है, वो सारी ज्वेलरी को इकट्ठा करके एक साथ वो पैकेट में पॉली बैग में डाल देते हैं और उसको सील करके रख देते हैं। अब उस केस में ज्वेलरी टूट भी सकती है, नई भी टूट सकती है, लेकिन अगर ज्वेलरी को कोई डैमेज होता है या कुछ होता है तो आप उसके लिए कंपनी से कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि ये जो ज्वेलरी है, अगर ये ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है या डैमेज हो जाती है, तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन में आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो इससे पहले सबसे अच्छी चीज़ है आप अपनी ज्वेलरी की सिक्योरिटी खुद करें। 2 से 4 रुपए की वो छोटी छोटी पॉली बैग मिल जाते हैं सील वाले, आप उसके अंदर अपनी सिंगल सिंगल ज्वेलरी डालें, रिंग है, चेन है, छोटी छोटी ज्वेलरी आप उसके अंदर डाल दें और उनको सारे पैकेट फिर उनको दें कि अब आप इनको इस पैकेट में डाल दीजिए। तो उससे आपकी जो ज्वेलरी है वो सेफ़ रहेगी। ये एक तरीका हो गया अपनी ज्वेलरी को सेफ़ करने का। मैंने गोल्ड लोन लेने के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना है वहाँ उसकी बात हो गई, प्रोसेसिंग फ़ीस की बात हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी। अब मैं बात करता हूँ आपसे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। मार्केट में बहुत सी एनबीएफसीज भी हैं। एनबीएफसीज के लिए गोल्ड लोन लेने के लिए मतलब आपको काफ़ी एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एनबीएफसी से गोल्ड लोन लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके जो गोल्ड चेक करने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो सारा जो ब्लेम है उनके ऊपर आता है, इसलिए वो उसको 10-10 बार चेक करते हैं। एनबीएफसीज में ऑडिटर आता है। जब आप अपना गोल्ड रख देते हैं,
और 1 महीने तक 15 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने का टाइम होता है। उसके दौरान अगर आपने रिलीज़ नहीं कराया तो ऑडिटर आता है और फिर ऑडिटर आपकी ज्वेलरी को चेक करता है। इसीलिए एनबीएफसी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में भी ये क्लियरली लिखा होता है कि आपकी ज्वेलरी की टूटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं है। आप पैकेट रख के चले जाएंगे, उसके बावजूद भी ऑडिटर उस पैकेट को खोलेंगे, आपकी एक एक ज्वेलरी को घिसेंगे पत्थर के ऊपर और उसके बाद आपका दोबारा से चेक करेंगे और लेस प्योरिटी वाली ज्वेलरी को अलग सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। फिर कंपनी से आपके पास कॉल आएगा ये बोलने के लिए, ये बताने के लिए कि आप अपनी ज्वेलरी को रिलीज़ करा सकते हैं। आपको इतना पे करना है, लेकिन कुछ ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आप 20 की जगह 10 पे करेंगे तो आप अपनी इतने ग्राम ज्वेलरी रिलीज़ करा सकते हैं। तो उस टाइम पे कस्टमर को ये लगता है कि मैं जहां मुझे 20,000 पे करना है रिलीज़ कराने के लिए, आज मेरी वो ज्वेलरी 10,000 15,000 में रिलीज़ हो रही है। लेकिन वो कंपनी ने पहले ही सेग्रीगेट कर लिया होता है कि आपकी जो ज्वेलरी मतलब लो प्योरिटी है या फिर गोल्ड के रेट बढ़ चुके होते हैं, तो उस केसेस में अगर गोल्ड के रेट कम हो गया तो फिर उस टाइम पे वो कभी नहीं बोलेंगे ये चीज़। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपको गोल्ड रिलीज़ कराना है तो ज्वेलरी भी आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ करें कि मुझे ये ज्वेलरी रिलीज़ करानी है, ये चीज़ है। अब जिनके पास फंडिंग सडनली आती है उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिंपल इंटरेस्ट का। आजकल मार्केट में गोल्ड लोन की मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रही है और मार्केट में कम से कम 50 पैसे तक के भी कम ऑफर्स आ गए हैं। कंपनी आ गई हैं जो 50 पैसे, 65 पैसे, 70 पैसे में गोल्ड लोन कर रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन आप सर्च कीजिए, जिस भी कंपनी के साथ आपको लगता है कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से पढ़िए, उनकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है वो बहुत अच्छे से देखिए, गोल्ड चेक करने का प्रोसेस क्या है। उसके बाद गोल्ड चेक करने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस में क्या होता है, आपको ड्यू डेट याद रखनी पड़ रही है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 70 पैसे, बट एक दिन लेट होने पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहुंच जाएगा ₹1.80। तो वहाँ पर आपको जो चेक करना है ये रेट ऑफ जो इंटरेस्ट की जो ड्यू डेट है वो माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप 2 दिन पहले भी इंटरेस्ट पे करेंगे ना तो आपका ड्यू डेट चेंज हो जाएगा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंपनी अगर अपना ड्यू डेट सेम रखे, लेट सपोज मेरा इंटरेस्ट बनता है 1,000 रुपया, मैंने 1 लाख का लोन लिया, 1 रुपये के हिसाब से मेरा 1,000 रुपये का इंटरेस्ट बना, मेरी ड्यू डेट 30 तारीख है, मैंने वो 25 तारीख को पे कर दिया, तो नेक्स्ट मंथ जो मेरी ड्यू डेट होनी चाहिए, मैंने 1,000 रुपये ही पे किया है 25 तारीख को, नेक्स्ट मंथ जो मेरी ड्यू डेट होनी चाहिए वो 30 ही रहनी चाहिए, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ 30 तारीख को मेरी ड्यू डेट होती है और मुझे इंटरेस्ट पे करना है, तो मैं 30 से पहले ही पे कर दूंगा अगर मेरे पास फंड्स हैं तो। बट एनबीएफसी के साथ में क्या होता है, आपका ड्यू डेट चेंज हो जाता है। जैसे ही आपने इंटरेस्ट पे किया 3 दिन 4 दिन पहले, आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट उतने ही दिन पहले आ जाती है, जिस कारण कस्टमर भूल जाता है अपनी ड्यू डेट और उसको नेक्स्ट मंथ उसको लगता है कि मेरी तो 30 तारीख थी, तो वो 29 को पे करने का मेंटेलिटी है, वो 29 को पे करने का कोशिश करेगा और 29 को जैसे ही वो उसका 25 क्रॉस करेगा, 25 क्रॉस करते ही उसका जंप लग जाएगा, इंटरेस्ट रेट जंप हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट जंप हो जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगेगी। अब गोल्ड आपका वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में, वो आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा देंगे। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट कभी भी ड्यू डेट जंप ना करे। अगर आपने इंटरेस्ट टाइमली पे किया और अपने ड्यू डेट का ध्यान रखा ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप अपने इंटरेस्ट के साथ साथ मंथ ऑन मंथ कुछ ना कुछ ज़रूर पे करें। इससे क्या होगा, आप जैसे ही आप लेट सपोज आपका 1,000 रुपये का इंटरेस्ट है, आपके पास पैसा है, आपने 2,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो नेक्स्ट मंथ जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो 98,000 के ऊपर लगेगा। तो वहाँ पर आपका जो 98 100 रुपीज़ का, सॉरी 980 रुपये का आपका ब्याज बनेगा 1% के हिसाब से, क्योंकि वो 98,000 आपका अब प्रिंसिपल रह चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक देखिए इंटरेस्ट की बात हो गई है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट के बारे में और ड्यू डेट में जो कन्फ्यूजन रहता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होता है और कंपनियाँ यहीं पे ही कस्टमर को चार्ज करती हैं। आपका इंटरेस्ट एक बार जंप हुआ, अब आप उनसे लड़ेंगे कि ये मेरा इंटरेस्ट डेट जंप कर दिया, ये रिवर्स करो, बैक करो, उसमें दिन जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद आप गुस्सा हो जाएंगे कि मैं पे ही नहीं करूँगा। लेकिन आपका गोल्ड वहाँ पर है,
तो जितना आप डिले करेंगे उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। मुथूट, मन्नापुरम, सब जगह कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, आईएफएल में भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, बहुत सी कंपनीज कंपाउंड इंटरेस्ट लेती हैं। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगता है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि ना तो आपको पेनल्टी लगे, ना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जंप करे, ना ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगे। तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। रिलीज़ कराते टाइम आप अपनी, जैसे आपने रखा था, एक एक ज्वेलरी का वेट करें। एक एक ज्वेलरी का जब आप वेट करते हैं तो वो सारी इकट्ठी ज्वेलरी इसलिए रखते हैं क्योंकि वो कुछ ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा घिसते हैं। अगर आप एक एक ज्वेलरी को घिसेंगे ना तो उसमें पता चल जाएगा, 1 मिलीग्राम का या कुछ भी डिफरेंस आता है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ज्वेलरी को ज़्यादा घिसा गया है। तो ये इसलिए अब मैं कहता हूँ कि एक एक ज्वेलरी को वेट करें, उसका लिखें, फिर बाद में टोटल करें, तो इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो अगर आपके अब ये यहाँ तक मैंने बता दिया है कि आप जैसे स्टेप बाय स्टेप आप गए गोल्ड लोन लेने के लिए, आपने क्या क्या बातें ध्यान रखी, किस कैटेगरी के कस्टमर्स को कौन सा किस तरीके का गोल्ड लोन लेना चाहिए। गोल्ड लोन लेना बहुत इजी है, बट रिलीज़ कराना उतना ही डिफ़िकल्ट और हेक्टिक है। जब आप रिलीज लेने जाएंगे तो आपको फटाफट आपको एंटरटेन किया जाएगा और आपको बैठाया जाएगा, रिस्पेक्टफुली सब चीज़ें होंगी। जब आप रिलीज़ कराने के लिए जाते हैं ना तो उस टाइम पे आपको वेट कराया जाता है। और कुछ कंपनीज तो रिलीज़ करती ही नहीं है सेम डे। वो आपको रिक्वायरमेंट आ जाए तो वो बोलेंगे कि अभी आज रिलीज़ नहीं हो सकता, सर्वर नहीं चल रहा, आज हमारा डे है, कोई फंडिंग चाहिए, ये है, दिस दैट। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको हमेशा एक दिन पहले लेकर के लोन क्लोजर की स्लिप लेके जाना है कि मैंने कल ही लोन क्लोज कर दिया है। चाहे तो आप एक दिन पहले बात करके जाएं कि मैं गोल्ड मेरे को रिलीज़ कराना है और मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं कितने बजे आऊँ या किस टाइम होगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह की बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी गोल्ड लोन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगली वीडियोज़ में मैं लाता रहूँगा। और भी अलग अलग लोन्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि पर्सनल लोन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी कितना सैलरी, आपका सैलरी स्लैब है जिसमें आपको कितना लोन आप ले सकते हैं या कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें मैं और भी डिस्कस करता रहूँगा। तो बहुत बारीक बारीक कंपनी की अंदर की चीज़ें भी जो कस्टमर से छुपी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कहीं पे गोल्ड रखा है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, गोल्ड रिलीज़ कराने में इंटरेस्ट जंप हो चुका है, तो उसके बारे में भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख के दे सकते हैं। मैं कोशिश ज़रूर आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। और आप मेरे इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी ना किसी ये ज़रूर काम आएगी। क्योंकि आज की डेट में कस्टमर को जब गोल्ड इमोशनल से अटैच होता है तो वो रख देता है, लेकिन उसको बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू दोस्तों।